नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें आज हम जिक्र करेंगे दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेडीयू विधायक जिस तरह से अनंत सिंह जो हैं वो पटना हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली है, उनकी वापसी और सियासी भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे नीतीश कुमार के एक बयान जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। सम्राट चौधरी क्या वाकई उनके उत्तराधिकारी हैं या सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक इशारा था नीतीश कुमार का? इसी बीच सत्ता परिवर्तन की आहट के बाद प्रशासनिक फेरबदल की भी चर्चा तेज है। शिवानंद तिवारी का एक बयान आया, इस बहस को और गहरा देता है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत होगी? तो सवाल बड़ा है कि क्या बिहार सिर्फ चेहरे बदलने जा रहा है या पूरी सियासत की दिशा में भी कोई बदलाव होने वाला है? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक राम बंधुवत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग आज की खबर जो है वो है अनंत सिंह को लेकर। जिस तरह से दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेडीयू के विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से अभी राहत मिली है, कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और वो अब जेल से बाहर आएंगे। इससे पहले निचली अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए बेल देने से इनकार कर दिया था और 2025 चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि जनसुराज से जुड़े दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह जेल गए थे और इसी बीच उन्होंने राजनीति छोड़ने की भी बात कही थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या बाहर आते ही अनंत सिंह फिर से राजनीति में एक्टिव होंगे? उन्होंने जिस तरह से कहा था, संन्यास लेने की बात कही थी, अपने बेटे को राजनीति में आगे लाने की बात कही थी, क्या कुछ होने वाला है? जी, पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बेल दे दी है। हालांकि किन शर्तों पे बेल दी है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनको जमानत मिल चुकी है और जैसा कि समझा जा रहा है कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। जो भी बेल के बाद जो बची कुछ की जो कागजी या कानूनी प्रक्रिया है उनके समर्थक या उनके वकील आज पूरी कर लेंगे और उम्मीद है कि कल वो बाहर आ जाएंगे। उनके समर्थकों में तो उतना उत्साह है मानो वो जैसे फिर विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, क्योंकि वो चुनाव से पूर्व ही आधी रात को उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद ललन सिंह ने, जैसा कि आप जानते भी होंगी, ललन सिंह ने मोर्चा संभाला, उसके बाद उनकी जीत हो गई। उसके बाद वो कई बार बाहर आए, विधानसभा में शपथ ग्रहण लेने के लिए आए, अभी 16 मार्च को राज्यसभा में वोटिंग देने के लिए भी आए थे, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई थी और निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जनसुराज के प्रत्याशी जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, उनके ही रैली में दुलाचंद हत्याकांड वाली घटना घटी थी जिसका आरोप अनंत सिंह पे लगाया गया था। हालांकि जब वो 16 मार्च को आए थे राज्यसभा में के चुनाव में वोट देने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे और ऐसा हुआ भी, वो जल्द बाहर आ गए। उन्होंने एक बात और कही थी नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने को लेकर के कि अगर नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, तो वो भी अब आने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि अब उनका जो बाल बच्चा है वो चुनाव लड़ेगा। यानी कि अनंत सिंह खुद अब आगे की जो राजनीति है वो अपने जरिए न करके अपने बेटे के जरिए करेंगे, अपने बेटे को भी राजनीति में लाएंगे, ऐसा स्पष्ट संकेत उन्होंने ही दिया है। ये देखिए, हालांकि ये जो दुलाचंद वाली जो घटना है वो हत्या है कि एक हादसा हुआ जिन पे आरोप मढ़ा गया, क्योंकि अनंत सिंह जिस गाड़ी में थे वो काफी आगे बढ़ चुके थे जिस वक्त इस तरह की घटना घटी या जिस माहौल में दुलाचंद की मौत हुई। लेकिन परिणाम ये हुआ, क्योंकि एक चुनाव का अवसर था, इसके कारण वो जेल गए। आधी रात को पुलिस आनन फानन में उनको गिरफ्तार भी की और आनन फानन में बिहार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। हालांकि जेल जाने के बाद उनके पक्ष में संवेदना की लहर जिस तरीके से उठी और उसका प्रभाव हम लोगों ने देखा कि इर्द गिर्द के 5 से 6 विधानसभा सीटों पे भी पड़ा। तो इस तरीके से अनंत सिंह इस चुनाव में उनकी जो गिरफ्तारी थी वो एक अहम हिस्सा हो गया इस चुनाव का, खासकर एनडीए के 4-5 सीटों को प्रभावित करने के संदर्भ में। अब देखने वाली बात यह है कि अनंत सिंह अब बाहर आएंगे, उसके बाद उन्होंने जो संकेत दिया है अपने बेटे को लेकर के, तो अब जो भी चुनाव होगा विधानसभा का, अब तो चुनाव में भी काफी लेट है, अभी 30 में चुनाव में भी काफी समय है। इस बीच बिहार की जो राजनीति है, जब बिना नीतीश कुमार अगर बिहार में नहीं रहेंगे तो राजनीति किस करवट बैठेगी, जदयू का बागडोर स्वाभाविक तौर पे या यथार्थ तौर पे कहां पे रहेगा? क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, एक थ्योरी ये भी है कि जैसे कभी एनडीए महागठबंधन में
कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने हर निर्णयों को लेकर के बिहार कांग्रेस आरजेडी पे निर्भर हो गई थी, क्या वैसे ही आने वाले दिनों में यानी साल 2 साल के बाद जदयू अपने हर मामलों में बीजेपी पे निर्भर होगी, या उस संकट से निशांत कुमार जदयू को उबार देंगे? अगर निशांत कुमार का जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व है, वो सशक्त होता है तो संभव है ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पे जदयू फंस जाएगी एनडीए में, जैसे कभी कांग्रेस पार्टी फंसी थी और आज तक फंसी है। कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद ही इस विषय को लेकर के एक ठनी है महागठबंधन के अंदर, लेकिन उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तो कांग्रेस का भविष्य क्या है ये तो निशांत कुमार से तय होगा। अभी जदयू का भविष्य क्या है ये निशांत कुमार से तय होगा, लेकिन अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है, जैसा कि उम्मीद है नीतीश कुमार ही फिर दोबारा उस पे चुने जाएंगे। लेकिन इन सब पर भी बात करते हैं, अभी हम लोग अनंत सिंह को लेकर ही बात कर लेते हैं। सोनू मोनू गैंग को लेकर एक बार चर्चा में थे, लगातार उनसे धमकी मिलती रही है, जिस तरह से वो अटैक मोकामा में उनके आवास पर अनंत सिंह के घर पर किए थे। तो अभी फिर एक वीडियो जारी हुआ है सोनू मोनू गैंग की तरफ से, जिसमें अनंत सिंह को धमकी दी गई है जान से मारने की। उस पर आप एक बार बताइए। जो वहां का क्षेत्रीय समीकरण है मोकामा का, खासकर पूरे मुंगेर शहर का, उसमें अनंत सिंह एक केंद्र बिंदु है राजनीति के, और उनका जो राजनीतिक कार्यशैली है उसमें कई स्थानीय दबंग है उनके खिलाफ मोर्चाबंदी करते रहते हैं, कभी सूरजभान सिंह, कभी सोनू मोनू गैंग। लेकिन ये सभी जितने भी वहां के बाहुबली अलग अलग छोटे मोटे बाहुबली हैं, वो कहीं ना कहीं से समझिए कि राजनीतिक तौर पे ही सक्रिय होते हैं। ये कोई अनंत सिंह के खिलाफ अगर किसी बाहुबली का मोर्चाबंदी होता है तो एक सामान्य जो आपसी रंजिश होता है उसका नतीजा नहीं है, मूल रूप से एक राजनीति है। तो अनंत सिंह हमेशा राजनीति में सक्रिय रहते हैं और उसके कारण ही वो हमेशा अपने समर्थकों के बीच जो उनकी लोकप्रियता है वो कायम रहती है। तो सोनू मोनू गैंग के द्वारा चाहे जो भी हो या उनकी रिहाई के बाद सूरजभान सिंह की ओर से जो भी कहा जाए, लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि अनंत सिंह अगर बाहर आते हैं तो फिर वो किस तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि अभी सूरजभान सिंह के ही रिश्तेदार पे हमला हुआ था और वो भी आरोप अनंत सिंह के खेमे पे लगाया गया था। तो इस तरीके से टकराहट होती रहती है, तो ये टकराहट होगी नहीं। ये देखिए ये कोई आपसी रंजिश और किसी टेंडर या किसी अन्य कारणों से आपसी रंजिश नहीं है। ये इन सब जिस तरीके की टकराहट है वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, तो राजनीति चलती रहती है। इनकी जो बाहुबलियों से टकराहट है वो उसका भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मायने होता है, तो इसलिए वो टकराहट चलती रहेगी और उसी के कारण उनका जो अपना राजनीतिक जमीन है मोकामा विधानसभा का, उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों पे वो अनंत सिंह का कायम रहता है। सर, नीतीश कुमार जिस तरह से जमुई में सम्राट चौधरी को आगे करते हैं और कहते हैं कि अब इन्हीं को देखना है आगे, और उसके बाद विजय कुमार चौधरी का बयान एक आता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किए हैं, और इस तरह की वो बात करते रहते हैं। सीएम हमेशा अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इस तरह से एक कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का मजबूत ओबीसी चेहरा माना जाता है, उनकी पकड़ जो है वो कुशवाहा कोहरी समाज में अच्छी है। हालांकि कभी नीतीश के विरोधी भी रहे हैं सम्राट चौधरी, अब उनके करीबी माने जाते हैं। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन गठबंधन संतुलन बड़ा फैक्टर रहेगा ये सारा कुछ, क्योंकि जिस तरह से बात ये सामने आ रही है कि लवकुश समीकरण को देखते हुए ही नीतीश कुमार या बीजेपी आगे उनका उत्तराधिकारी चुन सकती है। तो क्या नीतीश कुमार का ये बयान वाकई जिस तरह से विजय चौधरी कह रहे हैं ये सामान्य बयान था या भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा भी था? देखिए, इसमें एक पेच है। अगर बीजेपी ये कहती है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो नीतीश कुमार की इच्छा से तय होगा, तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी का ऐसा कहना जदयू के लिए स्वीट पॉइजन से कम नहीं है। नीतीश कुमार की इच्छा का मतलब यह है कि नए सीएम का जो चेहरा होगा उसी के जरिए बीजेपी चाहती है कि जदयू का जनाधार बीजेपी में शिफ्ट हो या उस ओर मुड़ जाए। इसीलिए वो उस जदयू के जनाधार के हिसाब से जातिगत समीकरण का ख्याल रख करके वो अपना सीएम तय करना चाहती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गठबंधन में एक सामान्य सा नियम है कि जिस पार्टी का जनाधार है, उस पार्टी का उस जातिगत समीकरण का जो लीडर होता है, नेता होता है, वो जिसका जनाधार है वही उठाता है। आप महागठबंधन में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी में पप्पू यादव को लेकर के कितना रार होता था। यही बात यहाँ पे भी है। बीजेपी पहले भी जो कुर्मी समाज से, लव समाज से आते हैं, कृष्ण कुमार मंटू, उनको उनकी रैली करवाती है, जबकि वो बीजेपी के हैं, और वो जो जनाधार है वो जदयू के साथ है। तो जदयू का जनाधार बीजेपी में शिफ्ट हो, इसलिए एक नैरेटिव बीजेपी की के नेताओं की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी का अगला सीएम कौन होगा, ये नीतीश कुमार के पसंद पे निर्भर होगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी बीजेपी जैसी पार्टी अगर अपना सीएम चुनती है तो क्या वो किसी पराय पार्टी की इच्छा पर निर्भर करेगी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि बीजेपी किसको सीएम तय करे इसमें संघ का भी नहीं चलता है। इसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं की नहीं चलती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़ करके किसी की भी नहीं चलती है। वैसे में बीजेपी नीतीश कुमार की चलने देगी? दरअसल बीजेपी की जो नजर है वो जदयू के जनाधार पे है, और इसी का चीर जो जदयू के नेता हैं, जो इस चीज को समझते हैं, इस पेज को समझते हैं, वो आगे आ रहा है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता नहीं है। ये नैरेटिव तब से चला है जब से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आया है। एक वक्त था नीतीश कुमार बिहार के जिन जिन नेताओं से सबसे अधिक चिढ़ते थे, उनमें सम्राट चौधरी का नाम था। तो एक नैरेटिव चला दिया गया है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा नेता हैं। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्यों जदयू चाहेगी कि कुशवाहा समाज का कोई नेता बने? निशांत कुमार को भी तो उभारना है। क्या किसी बड़े वृक्ष के नीचे कोई छोटे से घास को पनपने का मौका मिलता है? सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री बने, निशांत कुमार आगे बढ़ पाएंगे? तो अगर आप जदयू के लिहाज से देखें तब तो बीजेपी को किसी दलित को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, और नीतीश कुमार के कई ऐसे दलित नेता हैं जदयू में, वो भी काफी करीब हैं। तो बीजेपी दलित नेता को, बीजेपी सवर्ण नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने पे विचार न करके जो अति पिछड़ी जाति या लौकुश समीकरण पे इसीलिए फोकस है क्योंकि वो चाहती है कि जदयू का जनाधार शिफ्ट हो। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि जदयू के लिए स्वीट पॉइजन होगा। नीतीश का जाप करके बीजेपी जदयू का जनाधार खींचना चाहती है, अपनी ओर मोड़ना चाहती है, इसीलिए उस तरह का नैरेटिव चलाती है। लेकिन ये बिल्कुल ही सच नहीं है। दूसरी बात है कि अगर वो नीतीश कुमार की परवाह इतनी करती ही है तो कम से कम जदयू से ही पूछ ले, क्या जदयू में भी तो मुख्यमंत्री बनने लायक कई लोग हैं? तो अगला जो सीएम है वो जदयू से नहीं बन करके बीजेपी बने और वो तय हो जाए नीतीश कुमार के द्वारा, ये संभव नहीं है। असली जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है वो लड़ रही है जदयू के जनाधार को लेकर के। इसीलिए मैंने कल कहा था कि हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं से बीजेपी इस बात को सदे के दूसरे राज्यों की तरह बिहार की स्थिति नहीं है। दूसरे राज्यों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और अमित शाह की रणनीतियों पे बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाती है और वो जीतती है। वहां का जो बहुमत है वो बीजेपी के साथ रहता है। बिहार की जो जातिगत ताना बाना है वो थोड़ा जटिल है दूसरे राज्यों से। वहां पे जदयू का जो समर्थक है उसमें एक जो बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, वो न तो बीजेपी को पसंद करता है और न ही वो आरजेडी को पसंद करता है। इसीलिए वो हमेशा नीतीश कुमार के साथ डटा रहता है। तो सर, नए मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से नया मंत्रिमंडल पे भी बात हो रही है, नए प्रशासन पर भी बात हो रही है कि प्रशासन में भी बड़े बदलाव तय माने जा रहे हैं, और चर्चा ये भी है नीतीश कुमार अपने भरोसेमंद अधिकारियों को दिल्ली डिप्यूटेशन पर ले जा सकते हैं, जिससे बिहार की नौकरशाही में खाली जगह और नई नियुक्तियों का दौर भी शुरू होगा। इसके अलावा एक और बयान चर्चा में है, शिवानंद तिवारी का एक पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की नैतिक जीत होगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कभी नीतीश मोदी के कट्टर विरोधी थे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार का रोल रहा है, नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई तरह की बातें कही है। तो इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी गई है और पुराने रिश्तों की बदलती तस्वीर शिवानंद तिवारी जिस तरह से दिखा रहे हैं, तो क्या नीतीश का मोदी कैबिनेट में जाना उनकी राजनीति में का सबसे बड़ा यू टर्न आपको भी लग रहा है क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है।
कि नीतीश कुमार कभी मोदी जी से काफी चिढ़ते थे, निश्चित तौर पे। जैसे कभी सम्राट चौधरी से चिढ़ते थे, उसी तरीके से कभी मोदी से भी चिढ़ते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में नीतीश कुमार का शामिल होना ही बीजेपी की जीत नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं, वो भी एक बीजेपी की जीत ही है। जहां तक कैबिनेट में शामिल होने का बात है, नीतीश कुमार कैसे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं? अगर स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, उनको अगर वो इस लायक हैं कि वो कैबिनेट में जाएं और कैबिनेट में मंत्री पद की जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, उसको अगर वो बखूबी निभा सकते हैं, तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? उनके मुख्यमंत्री पद से हटाने का कोई अन्य तर्क तो नहीं है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनको उस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नीतीश कुमार शामिल होंगे। हाँ, राज्यसभा वो जा रहे हैं और वो राज्यसभा सदस्य रहेंगे और इसके अतिरिक्त जब वो जदयू के अध्यक्ष बनेंगे तो संगठन पे अपना ध्यान देंगे। लेकिन शिवानंद तिवारी ने जो कहा है, एक तरीके से उम्मीद जताई है कि वो कहीं मोदी के कैबिनेट में चले जाएं तो नरेंद्र मोदी की जीत है। अगर चले जाएं तो बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है न भी जाएं, केवल वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, राज्यसभा चले गए, तो ये भी एक मोदी कैबिनेट की जीत है। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं तो उनके पसंद के जो नौकरशाह हैं वो नीतीश कुमार अपने साथ ले जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बीजेपी उनको हटा करके और बीजेपी के जो अपने पसंद के जो नौकरशाह होंगे वो आएंगे, क्योंकि जैसा सीएम होता है उसी के अनुरूप उसके सारे सेक्रेटरी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। और इसीलिए नया सीएम आएगा और नए सीएम बीजेपी के सीएम के लिए ही यहाँ के जो पोस्टिंग जिन अधिकारियों का हो चुका है उनको हटाया जाएगा और नए अधिकारियों को लाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और बिहार की राजनीति में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाते रहेंगे और आपका इन तीनों विषयों पे जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।